तो फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट लोरा को दिखाते हुए होती है। वो आर्टिकल लिखती है रियल स्टोरीज पर और उसका हर आर्टिकल फेमस जाता है, जिसकी वजह से उनके मैगजीन के भी सेल्स ज्यादा रहती हैं। आज भी सब उसे उसके नए आर्टिकल के वायरल होने पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और उसी दौरान उसे एक बहुत ही बड़ी फैमिली की तरफ से 3 दिन यॉट के ट्रिप का इनविटेशन मिलता है। लोरा एक्साइटेड हो जाती है और फौरन इसे एक्सेप्ट कर लेती है। बॉस ने भी फौरन उसे लीव्स दे दी थी क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। फाइनली यॉट पर पहुंचने पर बहुत ही बड़े बड़े लोग उसका वेलकम करते हैं और यहीं पर उसे बैन भी मिल जाता है, जिससे उसने हर ताल्लुक खत्म कर दिया था और वो नहीं चाहती थी कि उसका ये अच्छा सा ट्रिप अब बेन की वजह से स्पॉइल हो जाए। बेन उसके चेहरे से उसकी सारी बातें पढ़ लेता है और उसके पास आकर कहता है, जो तुम सोच रही हो मैं भी वैसा ही सोचता हूँ। हम दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हुआ तुम उसे भूल जाओ। हम दोबारा से कोई भी नया ताल्लुक नहीं शुरू करेंगे। लोरा को यहाँ रहने के लिए कैबिन नंबर 8 दिया गया था और उसके बिल्कुल ही साथ कैबिन 10 अटैच था। कैबिन 10 के अंदर कोई सीक्रेट भी रहा था और यॉट के मूव करने पर उन सीक्रेट के बर्ड्स लोरा के रूम में आ जाते हैं, जिन्हें वो उठाकर डस्टबिन में गिरा देती है। ये सब लोग लाउंज में आ जाते हैं, एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और यहीं पर लोरा को पता चलता है कि बेन यहाँ पर एज फोटोग्राफर आया था। खैर सबको डिनर का टाइम बता दिया जाता है और सबको ही टाइम पर आने को कहा जाता है। लोरा अपने रूम में जाकर तैयार होने लग जाती है और फिर डिनर के लिए आती है। ये डिनर रिचर्ड नाम के एक अमीर आदमी ने रखा था। असल में रिचर्ड की भी सारी दौलत उसकी नहीं थी, उसकी बीमार वाइफ एन की थी, जो डिनर के ठीक दौरान लोरा को अपने पास अपने रूम में बुला लेती है। वो लोरा से कहती है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने तुम्हारे सारे ही आर्टिकल्स पढ़े हैं और सभी मुझे बहुत पसंद है। आज मैंने भी कुछ लिखा है, क्या तुम इसे पढ़कर बता सकती हो कि मैंने कैसा लिखा है? वो लोरा को एक पेज पकड़ा देती है और लोरा उसे पढ़कर शॉक रह जाती है, क्योंकि एड ने अपनी सारी ही प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस ट्रस्ट के नाम कर दिया था। वो एन से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? एन बताती है कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है। कुछ ही दिनों में मैं मरने वाली हूँ और मरने से पहले किसी के काम आना चाहती हूँ। वो लोरा को समझाती है कि हम लोग खाली हाथ इस दुनिया में आए थे और खाली ही हाथ जाएंगे, तो इसमें से कुछ भी रखने का फायदा नहीं है। एन बताती है कि इस ट्रिप के एंड पर एक इवेंट में मैं ये सारी बातें बताने वाली हूँ। ये कहते हुए एन उस विल को दोबारा एक लॉकर में रख चुकी थी और लॉकर की की उसने किताबों में छुपा दी थी और ये सब लोरा ने अपनी आंखों से देखा था। लोरा जब अपने रूम में वापस आ रही होती है तो उससे बेन टकरा जाता है। ये लोग बातें करते करते काफी क्लोज आ रहे होते हैं, पर लोरा उसे रोककर अपने रूम में वापस आ जाती है और आधी रात में उसकी आंख किसी शोर से खुलती है। लोरा ने नोटिस किया था ये आवाजें कैबिन 10 से आ रही थी। कैबिन 10 के अंदर कोई आदमी एक औरत के ऊपर चिल्ला रहा था। लोरा टेरेस की तरफ निकलते हुए ये जानने की कोशिश में लग जाती है कि कैबिन 10 में हो क्या रहा है, और वो जो देखती है उससे शॉक रह जाती है। कैबिन 10 में मौजूद एक आदमी ने एक औरत को पानी में धक्का दे दिया था। वो ये बात जल्दी से क्रू को बताती है। क्रू के सभी लोग भी जाग जाते हैं और लोरा की बताई लड़की की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन आसपास पानी में उन्हें कोई भी नहीं मिलता। लोरा उन्हें यकीन दिलवाती है कि मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को पानी में गिरते हुए देखा है। ये सुनते हुए क्रू पहले सभी मेहमानों का डाटा चेक करने लगते हैं। पता चलता है कि जितने मेहमान यहाँ पर इनवाइटेड थे, सारे ही मेहमान और क्रू मेंबर्स यहाँ पर पूरे थे। इसी वजह से कैबिन क्रू को लगता है कि या तो लोरा ने बुरा ख्वाब देखा है या फिर उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। लोरा अभी भी श्योर थी कि कैबिन 10 में से कोई गिरा था। क्रियो के लोग उसे बताते हैं कि कैबिन 10 तो कभी खुला ही नहीं। वो कहती है, डिनर पर जाने से पहले कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैं खुद छुपने के लिए कैबिन 10 के अंदर गई थी। कैबिन 10 खुला हुआ था और मैंने वहां पर एक लड़की को शॉवर लेते हुए भी देखा था। आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं आ रहा ना? वहां पर किसी ने सिगरेट भी पी थी और पहले ही दिन सिगरेट के फिल्टर्स आकर मेरे रूम में गिरे थे। वो अपनी डस्टबिन चेक करती है तो फिल्टर्स उसमें नहीं थे। साफ जाहिर था कि कोई ये सब छुपा रहा था। अब सारे उसे झूठा समझ लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, पर लोरा समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। सुबह होते ही वो ये सारी बात इस यॉट के मालिक रिचर्ड को बताती है। लोरा के कहने पर रिचर्ड पूरे क्रू को बुलाता है, सारी ही गेस्ट की लिस्ट चेक करता है, सीसीटीवी फुटेज देखता है, लेकिन रात की ही तरह उसे भी लोरा की बात पर यकीन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिलता। कंफ्यूज होकर अब वो एन के पास चली गई थी। वो एन को ये सारी बातें बताती है, लेकिन आज तो एन का भी बिहेवियर उसके साथ काफी अजीब था। एन उससे कहती है, मैं आज मेडिसिन ले चुकी हूँ और अब मुझे किसी की भी कोई बात समझ नहीं आएगी। मैं सोने जा रही हूँ। परेशान होकर लोरा अपने फ्रेंड के पास आ जाती है और उसे सब बातें शेयर करती है। तो बेन उससे कहता है, प्लीज लोरा तुम इन सब के चक्रों में मत पड़ो। ये लोग बहुत अमीर हैं,
तुमने इनके साथ पंगा किया तो तुम्हारा पूरा करियर तबाह हो जाएगा। तुम क्या फजूल कामों में पड़ गई हो? काम से तो छुट्टी लेकर आई थी तुम, तो फिर एंजॉय करो ना, काम क्यों करने लग गई हो? लोरा के माइंड में अभी भी अपनी ही बातें चल रही थी और वो बेन से कहती है, तुमने पूरे इवेंट की पिक्चर्स ली हैं, जरा मुझे वो पिक्चर्स तो दिखाओ। इन्हीं पिक्चर्स में फाइनली लोरा को वो लड़की दिख जाती है जिस लड़की को उसने कैबिन 10 में देखा था। वो ये पिक्चर जाकर फौरन ही रिचर्ड को दिखाती है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि हमने इस शक्ल की लड़की को देखा ही नहीं। दोबारा कोई उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। आखिर उसने भी छोड़ ही दिया ये कोशिश करना कि इनको उसकी बात पर यकीन आ जाए। इसीलिए वो नहाने चली गई और जब वो शॉवर ले रही थी तब कोई उसकी स्क्रीन पर स्टॉप लिख जाता है और इससे लोरा डर जाती है। उसने फौरन बाथ गाउन पहनकर उस आदमी का पीछा करना चाहा, पर वो उस आदमी की शक्ल नहीं देख पाई। इसलिए उसने कैबिन क्रू से आकर फौरन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने को कहा, लेकिन इस टाइम तो सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे और ये चीज लोरा को कंफर्म कर देती है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ी गेम चल रही है। इसलिए उसने बिल्कुल खामोश रहकर खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। वो अपने रूम के वॉशरूम में गई और उसकी विंडो से निकलते हुए वो कैबिन 10 के वॉशरूम में आ गई, क्योंकि उसने खुद देखा था कि लड़की यहाँ पर नहा रही थी। इसीलिए जब उसने ड्रेनेज होल खोला तो उसे वहां से लड़की के बाल भी मिल गए, जिसे उसने एक रैपर में संभाल लिया। ये बाल ले जाकर वो बेन को दिखाती है और कहती है, किसी को भी यकीन नहीं था मेरी बात पर, ये देखो सबूत। मैंने कहा था ना कि कैबिन 10 में कोई लड़की है जिसे किसी ने मार दिया है, और अब मैं ये बात पता कर रहूंगी कि आखिर वो कौन थी जिसको मार दिया गया। उसने रूम में जाकर इन बालों को अब छुपा दिया था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसे बुलाकर कहती है, तुम ये जो सब कर रही हो इसे मत करो। क्या प्रूफ करना चाहती हो? अगर कुछ मिल भी गया तो उससे इन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा ये तुम्हारा ही करियर तबाह कर देंगे। लोरा उसकी बात सुनती है और इग्नोर कर देती है। फिर वो कैबिन क्रू के पास आती है। बेन के कैमरा से उसने जो उस लड़की की पिक्चर ली थी वो क्रियो को दिखाती है और क्रियो के लोग कहते हैं कि उन्होंने इस लड़की को बिल्कुल नहीं देखा। वो क्रियो से पूछती है कि अगर इस यॉट के अंदर किसी लड़की को लेकर आना हो छुपा कर तो क्या ये काम मुश्किल है? क्रियो बताता है मुश्किल ही है, सारी सिक्योरिटी चेकिंग पास करनी होती है। अब अगली सुबह हम लोरा को देखते हैं जो ग्रिल के पास खड़ी समुद्र के नजारे एंजॉय ही कर रही थी कि तभी किसी ने आकर उसे पीछे से धक्का दे दिया। किस्मत अच्छी थी उसकी कि वो समुद्र में गिरने के बजाय यॉट के ही स्विमिंग पूल में गिरी थी। जो भी था उसे मारने के ही इरादे से था। जानबूझकर उसने स्विमिंग पूल का गेट भी बंद कर दिया। लोरा इस गेट को खोलने के लिए इस गेट को जोर जोर से बजाने लगी, लेकिन कोई गेट नहीं खुल रहा था। इधर मीटिंग डेक के अंदर से स्विमिंग पूल नजर आता था। मीटिंग डेक के अंदर एक औरत लोरा को नोटिस कर लेती है और जल्दी से स्विमिंग पूल खुलवा कर उसकी जान बचा लेती है। उसे जब होश आता है तो उसके पास बेन था, रिचर्ड था और डॉक्टर भी थे जो एन के डॉक्टर थे। रिचर्ड और डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब हो गया है, तुमने काफी काम किया है मुझे लगता है पिछले दिनों, जिसका असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है। मुझे लगता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, इन फजूल पंगों में मत पड़ो। तुम जब से यहाँ आई हो हमने भी वेकेशन एंजॉय नहीं की। कभी सीसीटीवी कैमरा चेक हो रहा होता है, कभी रात में हमें डिस्टर्ब कर दिया जाता है। चाहती क्या हो तुम? डोरा कहती है, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कैबिन 10 के अंदर एक लड़की देखी थी जिसे किसी ने मार दिया है, और जो कोई भी था उसे पता चल गया है कि मुझे मर्डर का पता है, इसीलिए उसने अब मुझे भी मारने की कोशिश की। उसने मुझे पहले धक्का दिया और फिर स्विमिंग पूल का डोर बंद कर दिया। मतलब वो मुझे भी मारना चाहता है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो जब उस लड़की के बाल लेने के लिए जाती है तो देखती है कि जो बाल उसने छुपाए थे उसे भी किसी ने उसके सामान से निकाल लिया था। अब तो उसे बेन पर ही शक होने लगा था, क्योंकि बालों के बारे में उसने सिर्फ बेन को ही बताया था, पर बेन इस सब में इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि जिस दिन वो बेन से बातें कर रही थी उसी दिन उनकी बातें कोई और भी सुन रहा था। अब क्योंकि वो हार चुकी थी और ये प्रूफ हो गया था कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, तो वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है और कुछ ही देर बाद दोबारा कोई उसका रूम नॉक करता है। लोरा फौरन से उस लड़की के पीछे भागती है। हुडी पहनी हुई ये लड़की इंजन रूम के अंदर चली गई थी और लोरा ने यहाँ तक उसका पीछा किया था। आखिर लोरा उसको पकड़ भी लेती है और पता चलता है ये वही लड़की थी जो कैबिन 10 के अंदर थी। लोरा जब उसकी हुडी उतारती है तो साथ में उसकी विग भी उतर जाती है और लोरा को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एन है। इससे पहले कि लोरा ये जाकर बात किसी और को बता देती, एन उसके सर पर कोई चीज मारते हुए उसे बेहोश कर देती है। लोरा को कई घंटों बाद होश आता है और जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो नाकाम हो जाती है, क्योंकि उस लड़की ने ऊपर जाने वाली सीढ़ियां उतार दी थी। कुछ देर बाद वो लड़की भी लोरा को चेक करने के लिए आ जाती है और लोरा उस लड़की को कहती है, मुझे सब समझ आ रहा है, तुम एन नहीं हो, तुम बस एन की हम शक्ल हो और तुमने ही उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उसे पानी में फेंका है। अब मुझे सारी गेम समझ आ रही है। रोते रोते वो लड़की बताती है, नहीं, तुम जो कह रही हो वो सब झूठ है, मैं तो यहाँ पर बस थोड़े से पैसों की लालच में आ गई थी, मुझे नहीं पता था कि कहानी इतनी बढ़ जाएगी।
वो बताती है कि मुझे यहाँ पर एन का हस्बैंड रिचर्ड लेकर आया था और यहाँ पर दोबारा से लोरा को सारी कहानी समझ आ जाती है कि रिचर्ड ऐसा क्यों कर रहा था। एन क्योंकि अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देने वाली थी तो ये चीज रिचर्ड को कबूल नहीं हो रही थी। एन ने अपनी वसीयत एक इवेंट के अंदर सबको बतानी थी और उस वसीयत से पहले पहले ही रिचर्ड ने एन जैसी दिखने वाली एक लड़की ढूंढी और उसे बस एन बनकर इवेंट पर स्पीच देने को कहा, जो स्पीच भी रिचर्ड ने ही उसे लिखकर देनी थी। इस स्पीच में बस उसे यही कहना था कि मैं यानी एन अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से रिचर्ड के नाम कर रही हूँ। लोरा यहाँ पर उसे रोकती है उसे बात करने के लिए, लेकिन तभी ये लड़की कैप पहनकर एन बनते हुए पार्टी में चली जाती है। बेन भी लोरा के लिए काफी परेशान हो रहा था क्योंकि कल शाम से वो भी नजर नहीं आई थी। वो जब उसके रूम में चेक करने के लिए जाता है तो अंदर से डॉक्टर मेहता निकलते हैं। वो बताते हैं कि लोरा की तबीयत काफी खराब है, मैंने उसे इंजेक्शन देकर चलाया है, तुम अभी उससे नहीं मिल सकते। दरअसल वो जानते थे कि लोरा रूम में नहीं है और इसीलिए वो परेशान थे क्योंकि वो रिचर्ड के साथ मिले हुए थे। रिचर्ड डॉक्टर से कहते हैं कि जैसे ही वो लड़की मिले उसे जहर का इंजेक्शन देकर मार देना। वो लड़की जो एन बनी हुई इसी रूम के वॉशरूम में थी, वो सारा प्लान रिचर्ड का सुन चुकी थी और समझ गई थी कि ये लोग लोरा को मार देंगे। इसलिए आधी रात में सबके सोते ही वो लड़की लोरा के पास जाती है और उसे बता देती है कि ये लोग तुम्हें मारने का प्लान कर रहे हैं। लोरा उसे कहती है फिक्र मत करो, मैं तो किसी तरह बच जाऊंगी, लेकिन असल खतरा तुम्हारी जान को है। जैसे ही तुम उनका मकसद पूरा कर दोगी तुम उनकी बहुत बड़ी राजदार बन जाओगी और ऐसे लोग अपने राजदारों को छोड़ते नहीं हैं बल्कि मार देते हैं। वैसे भी तुम उसकी वाइफ एन के मर्डर की विटनेस भी हो। ये बातें सुनकर वो लड़की रोने लग जाती है और एन उससे कहती है लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगी और सजा असल मुजरिमों को ही मिलेगी। लोरा इस लड़की की मदद से यहाँ से बाहर निकल जाती है और सबसे पहले एन के रूम में जाकर उसकी लाइब्रेरी से वो चाबी निकालती है और उसका पर्सनल ड्रॉर खोलते हुए उसकी विल निकालकर छुपा लेती है। और इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाती डॉक्टर मेहता और रिचर्ड उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। डॉक्टर मेहता के हाथ में इस टाइम जहर का इंजेक्शन था। वो शिप के कॉरिडोर में लोरा का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरी तरफ से यहाँ पर बेन भी आ जाता है जो लोरा की जान बचाने के लिए डॉक्टर मेहता को पकड़ लेता है और डॉक्टर मेहता के हाथ में मौजूद इंजेक्शन बेन को लग जाता है और बेचारा बेन लोरा के पीछे मारा जाता है। और यहाँ से लोरा अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती है जिसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। रिचर्ड परेशान हो जाता है कि अब लोरा को कैसे पकड़े तो डॉक्टर मेहता उसे कहते हैं अब तो टेंशन की बात ही नहीं, इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, अब तक वो मर चुकी होगी। रिचर्ड भी टेंशन फ्री हो जाता है, लेकिन लोरा को तो हम इसी ठंडे पानी के अंदर तैरते हुए देख लेते हैं। काफी देर की मेहनत के बाद वो किनारे पर भी आ जाती है और किनारे पर उसे एक छोटा सा घर मिल जाता है जहाँ पर वो रात को रहती है। दूसरी तरफ अब हमें रिचर्ड को भी दिखाया जाता है जो अपने यॉट को लेकर फाइनली उस जगह पर आ गया था जहाँ पर इन्होंने इवेंट रखना था। उस इवेंट के अंदर एन ने अपनी वसीयत सबको बतानी थी। अब वो लड़की जो एन बनी हुई थी बीमार होने का ड्रामा करते हुए रिचर्ड का सहारा लेकर स्टेज पे आती है और यहाँ पर अपनी स्पीच शुरू करती है। इस स्पीच में वो सबको वही बताती है जो रिचर्ड ने उसे कहा था कि मैं अपनी मर्जी से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड रिचर्ड के नाम करने वाली हूँ। इससे पहले कि वो लड़की कुछ और बोलती रिचर्ड उसकी बात काटते हुए सारे मेहमानों से कहता है कि मैं एन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने हर वो कोशिश की है जिससे एन का इलाज हो सके और मैं अभी भी पुरुम्मीद हूँ कि एन ठीक हो जाएगी। उसकी इसी स्पीच के दौरान उसे शौक लगता है जब लोरा यहाँ पर आ जाती है जिसे वो समझ रहे थे कि मर गई होगी। लोरा कहती है मुझे माइक चाहिए, मुझे कुछ बोलना है। रिचर्ड उसे बोलने से मना कर देता है तो यहाँ पर एन बनी हुई लड़की कहती है कि लोरा को बोलने का मौका मिलना चाहिए। माइक पकड़कर लोरा एन की असल विल निकालती है और यहाँ सभी लोगों को सुनाने लग जाती है जिसमें एन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी। अब लोरा एन बनी लड़की से पूछती है एन क्या आपने ये लेटर खुद लिखा है? वो लड़की मान जाती है और कहती है हाँ ये मैंने खुद ही लिखा है। ये सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो बोल देता है ये वो लेटर कैसे लिख सकती है जब ये एन है ही नहीं। ऐसे उसका झूठ पकड़ा जाता है। उसका धोखा सभी लोगों के सामने आ जाता है कि जरूर उसने प्रॉपर्टी के लिए अपनी वाइफ को मार दिया और वो उसकी हमशक्ल लड़की को पैसे देकर ये सब बुलवाने के लिए यहाँ लाया था। रिचर्ड को भी ये बात समझ आ गई कि अब सभी लोग उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे, इसीलिए वो एन बनी उस लड़की के गले पर चाकू रखते हुए उसे हॉस्टेज बनाकर यहाँ से बाहर ले जाता है। एक औरत जल्दी से उठकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को यहाँ आने में टाइम लग सकता था। रिचर्ड उस लड़की को लेकर भाग रहा था। अब एन की पर्सनल असिस्टेंट जिसके पास यॉट की भी सिक्योरिटी थी वो रिचर्ड को मारने के लिए गोली चलाती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है
और रिचर्ड फिर भी यहाँ से चलता रहता है। तभी यहाँ पर भागती हुई लोरा आती है और अपने हाथ में पकड़े हुए रॉड से रिचर्ड के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। एन बनी हुई उस लड़की की जान बच जाती है और यहाँ पर पुलिस आकर रिचर्ड को अरेस्ट कर लेती है। फाइनली लोरा का मकसद पूरा हो गया था। उसने ये भी साबित कर दिया था कि केबिन 10 के अंदर लड़की थी, और उसने ये भी साबित कर दिया था कि उस दिन उस यॉट पर एक लड़की का मर्डर हुआ था और वो लड़की एन थी। इस सब के मुजरिम को भी उसने पुलिस को पकड़वा दिया था और अब उसका काम खत्म हो गया था। इस काम के खत्म होने के साथ उसकी छुट्टियां भी खत्म हो गई थी, इसीलिए वो ऑफिस वापस आ जाती है और अपने साथ होने वाले इस इंसिडेंट पर ही आर्टिकल लिखती है। और ये आर्टिकल दोबारा उसका बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। इस आर्टिकल में उसने सबके बारे में बताया था और साथ ही सबसे ज़्यादा दुख बेन का किया था, जो बेकसूर ही इस सारे सिस्टम में मारा गया था। लोरा बेन को और उस वाक़ये को कभी नहीं भूलने वाली थी। और बस इस तरह लोरा को ही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।